गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर लैब। होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास और डिस्कस करेंगे हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, डिस्कस डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, वो भी करा दी जाएगी, डोंट वरी, है ना। और कैसी हैं मैम आप? आपके नाना जी की डेथ हो गई, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बिल्कुल सुल्ताना, लाइफ का पार्ट है ये मतलब कुछ नहीं कर सकते। देखिए एक बार, और ये तो मैं कहूंगी कि पिछले 4 सालों में कंपैरेटिवली मतलब एक ऐसी डेथ थी जो जिसको एक्सेप्ट करना कंपैरेटिवली इजी है। दुख हर किसी केस में होता है, इवन जो पिछले लोग आपने खोए होते हैं वो भी इस ऐसे टाइम पे जो है ज्यादा दिमाग में आपके स्पेस लेते हैं। तो लेकिन डेथ एक ऐसी चीज है जिसको आज नहीं तो कल हम लोगों को सभी को देखना ही है, या देखते ही आ रहे हैं हम अपने आसपास। अल्टीमेट रियलिटी है, बट हम इसके बारे में बात करने से हमें लगता है कि अरे बहुत हम अजीब बात कर रहे हैं, जो कि सच है। खैर छोड़िए ये सब बातें। आज से क्लास हो गई। यूट्यूब पे क्लास क्यों नहीं हो रहा? अंगद कह रहे हैं। अंगद थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहा इन दिनों, तो क्लास आज से आपकी सभी जगह पे कंटिन्यू है और आपका सिलेबस खत्म करके फटाफट से अगले 2-3 दिनों में ही यहाँ इधर करियर बिल पर और लेट्स लर्न भी आज से क्लास आपकी कंटिन्यू हो जाएगी। नाउ आई एम फीलिंग बेटर, गुड एकदम। मतलब काफी टाइम लगता है ना आपको। चलिए खैर, हाँ मम्मी भी बेटर हैं अभी। देखिए टाइम तो लगता ही है हर चीज में, है ना। अभी वी लॉस्ट आवर फादर इन 2020, अभी माता जी की स्थिति भी वैसी ही है। तो ये साइकिल है, जिंदगी, दुनिया, सब कुछ ना। खैर ज्ञान की बातें कभी और करेंगे। तो खैर समझते हैं। देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हम इसको कहते हैं। लागू होते होते इसमें समय लग ही जाएगा, कुछ चीजें लागू हो रही हैं, है ना। तो इसको क्या हम कहेंगे? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बोले तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, है ना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, कुछ बड़े बदलाव हुए। वो बदलाव आपसे इंटरव्यू से लेके, अगर आप कल केंद्रीय विद्यालय में भी जाएं या फिर आपको कहीं पे भी जहां आप टीचिंग का, मान लीजिए प्राइवेट में भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, इंटरव्यू से लेकर के और पेपर में तो हर जगह एक क्वेश्चन आता ही है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, क्योंकि ये बहुत बड़ा बदलाव है ना। ये बहुत बड़ा बदलाव है। अगर देखा जाए 1986 से अब जाकर के बदलाव हो रहा है, मतलब डेकेड्स में जाकर के ये परिवर्तन हुआ है कि नई एजुकेशन पॉलिसी आई है हमारे सामने। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जब हम बात कर रहे हैं तो ये आपकी 2020 वाली है, जिसमें बहुत सारे अलग अलग जगहों से क्या लिए गए, आपके सजेशंस लिए गए, ठीक है ना। अरे सौरभ, इतना काम है भाई करने को, शादी करके नहीं होगा माइंड डाइवर्ट, यहाँ काम करने को ऑलरेडी बहुत है ना? शादी सॉल्यूशन थोड़ी होता है किसी भी दुख को भुलाने का। देखिए बहुत जीवन सुकून में चल रहा है, रहने दीजिए इन बातों को। देखिए अब इधर आ जाते हैं, समझते हैं फटाफट से। आपकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगी जो बची हुई हैं। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की, तो पूरे देश भर से सजेशंस लिए गए, है ना। ग्राम पंचायतों से लेके और आपके स्कूल्स से लेकर के और टीचर्स से लेकर के और जितने भी लोग एजुकेशन में इन्वॉल्व होते हैं, सभी से सजेशंस मांगे गए और बहुत सारे सजेशंस गए। फिर उसके बाद जो है वो बात हुई कि ये एक नीति है जो बहुत सारे लोग मिलकर के बनाते हैं, बनाई गई और आपके सामने आई ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ठीक है बात। मतलब अबाउट 2 करोड़ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन विल बी, मतलब 2 करोड़ से ज्यादा बच्चों को हम लेकर के आएंगे जो बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं अभी, जिनको पढ़ना चाहिए, जिनकी उम्र है पढ़ने की। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अगर हम बात करें तो ये इस कमेटी के हेड रहे। मतलब डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट 31 मई 2019 को ही आई थी, एक ड्राफ्ट आया था प्रॉपर, और वो ड्राफ्ट फाइनली जो है आपका 2020 में फाइनल बना। और ये हैं डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, इसरो के आई थिंक चीफ रह चुके हैं। अगर हम बात करें शिवम, बात आपकी सही है, बट ठीक है, आ जाइए इधर आ जाते हैं। ये जीवन पे चर्चा किसी और दिन करेंगे, संडे वार्ता को। अभी जरूरी है, टाइम पेपर का है आपका, तो काम कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। अच्छा जाने का, अच्छा ठीक है, आप लिंक देखेंगे भाई, देखिएगा। तो अगर हम बात करें डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की, तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन इसके हेड रहे, इनकी कमेटी में ये रिपोर्ट बनी और ये इसरो के भी चीफ रहे और भी इन्होंने बहुत सारी चीजें की हैं। तो इनकी अध्यक्षता में, अगर पूछे चेयरपर्सन कौन है, या कई बार चेयरमैन भी कह देता है, जो कि नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो जेंडर बायसनेस दर्शाता है,
तो चेयरपर्सन कौन है, यानी अध्यक्ष कौन है इस कमेटी का, तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। ठीक है, अध्यक्षता की अगर हम बात करें तो चेयरपर्सन जो है इस कमेटी के, जिसने ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई, वो रहे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। ठीक, हिंदी में भी आप लिख सकते हैं कस्तूरी रंगन। ठीक, आगे बढ़ेंगे, समय थोड़ा कम लेंगे, देखिएगा। About 2 crore out of school children will be brought back into mainstream under NEP 2020। यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत लगभग 2 करोड़ जो बच्चे स्कूल के बाहर हैं, जिनको स्कूल में पढ़ना चाहिए, उनको लेकर के वापस आना है। जिनको किसी भी सब्जेक्ट में सीटेट को लेकर डर लग रहा है, टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि 10 तारीख से मैराथन शुरू कर रहे हैं, 15 तारीख तक सब लपेट करके सेट कर देंगे। About 2 crore out of school children will be brought back into mainstream under NEP 2020। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर एक एम है कि भाई 2 करोड़ बच्चे जो स्कूल के बाहर हैं, जो नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी भी वजह से, उनको हम क्या करेंगे, स्कूल में लेकर के आएंगे। हाँ अद्या, बिल्कुल सही बात है। ठीक है सौरभ, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। तो ये 2 करोड़ बच्चों को वापस स्कूल में लाने का एक यहाँ पे हम टारगेट रख के चल रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। इसके अलावा MHRD का नाम बदल दिया गया। पहले आपने सुना होगा MHRD क्या था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जिसकी कभी मिनिस्टर हुआ करती थी, आपको याद होगा, क्योंकि सास भी कभी बहू है, स्मृति ईरानी, है ना। तब हम लोग का जो है वो टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स चल रहा था, तो एक बार कोई कॉन्फ्रेंस थी, उसमें वो आई हुई थी, इसलिए मुझे याद आ गया। तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, यानी जिसको हम कहते थे मानव संसाधन मंत्रालय और कुछ तो हम कहते थे, ठीक है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जिसके अंदर एजुकेशन आती थी पहले, इसका नाम बदल करके एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया सीधे सीधे, कि भाई जब इसमें एजुकेशन की बात हो रही है तो इसका नाम कर दो शिक्षा मंत्रालय। हालांकि पहले भी शिक्षा मंत्रालय ही हुआ करता था, बट ये चेंज हो गया था बीच में। तो जो मानव कल्याण एवं संसाधन मंत्रालय जो था आपका, उसका नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया, इसी पॉलिसी के तहत। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। मिनिएचर का मतलब होता है छोटा। इसमें स्ट्रक्चर चेंज हुआ। जो स्कूली शिक्षा थी, जो स्कूली, देखिए पहले जो आपकी एजुकेशन पॉलिसी चल रही थी, हम बात कर रहे थे 1966-67 की, जब कोठारी आयोग आया था। फिर उसके बाद आपका जाकर के 86 में जब राजीव गांधी थे, तब उनके टाइम पर जो है परिवर्तन हुए। ठीक, अब अगर देखा जाए तो ये 2020 में जाकर के पॉलिसी आई है। तो ये कुछ पॉलिसीज हैं जिनका इतिहास है। अब फॉर्मेट चेंज हुआ, स्ट्रक्चर चेंज हुआ। पहले स्ट्रक्चर क्या था, 10वीं करेगा 10 साल की एजुकेशन, 11वीं 12वीं 2 साल की एजुकेशन और 3 साल की ग्रेजुएशन। यानी प्रीवियस स्ट्रक्चर या ओल्ड स्ट्रक्चर था 10+2+3, यानी 10 साल प्लस 2 साल प्लस 3 साल की ग्रेजुएशन। ये था ओल्ड स्ट्रक्चर, यानी ये पुरानी संरचना थी। ठीक है ना, ये पुरानी संरचना थी। प्रोग्रेसिव एजुकेशन बिल्कुल अच्छे से करा चुकी हूं मैं। किसी बैच में अगर ये हो गया है तो भाई रिवीजन के तौर पे ले लेना। वैसे तो इसको हम आज खत्म कर लेंगे, मुझे लग रहा है सीटेट में तो नहीं हुआ होगा अभी, ये देख लेना दो फिर एक बार, देखिएगा। तो अगर हम यहां बात करते हैं, कहाँ हुआ है अभी, चलिए। तो अगर हम यहां बात करते हैं, हाँ देखो केजीबीवी में क्वेश्चन पूछा गया, नीति कह रही है 2 करोड़ बच्चों को वापस लाने का, है ना। ऐसे ही कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो ओल्ड स्ट्रक्चर या प्रीवियस जो पूर्व आपका ढांचा था एजुकेशन का, वो 10+2+3 था। अभी जो न्यू फॉर्मेट है, न्यू स्ट्रक्चर है, वो है 5+3+3+4, 5 साल फाउंडेशनल स्टेज, जिसको बुनियादी चरण कह रहे हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन सीटेट में भी पूछा गया, कहीं भी पूछा जा सकता है ना। फिर 3 साल जो है आपके प्रेपरेटरी स्टेज, फिर 3 साल आपके मिडिल स्टेज और 4 साल आपके सेकेंडरी स्टेज। ठीक है ना। तो ये 534 से याद रखना है। 534 में 3 का स्क्वायर कर लेना, कि जो स्ट्रक्चर है वो 534 से याद रख लेना। 5+3+3+4 ऐसा नहीं हो सकता कि हम ये कहते हैं अच्छा 5+3+3+2+2 करके 4 कर दें। टोटल में आके ये इतना नहीं बिठाना। इसको हमको क्या कर रहे हैं, अब हमें पता है कितने साल की एजुकेशन, 5 और 3 8 और 3 11 और 4 15 साल। ठीक, वहां पे भी कितनी थी 15 साल ही, लेकिन स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। वहां भी 12 और 3 15 साल ही थी। ठीक है ना। तो अभी स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, सीधा 10वीं तक नहीं, पहले 5 साल को 1 से 10वीं नहीं, अभी यहाँ पे जो आपका आंगनवाड़ी है,
प्ले वे है उन सबको भी महत्व दिया गया है। तो 5+3+3+4 इज इक्वल टू, ये क्या है, नया फॉर्मेट है। ठीक है ना, हो जाएगी अब आभास। आई फ्लो के साथ एंट्री, चुपचाप से चश्मा लगाना, कहना थोड़ा आंखों में दर्द है, बस ध्यान रखना दूसरों से थोड़ा। टीचर एजुकेशन की अगर हम बात करें, टीचर एजुकेशन में परिवर्तन किए गए, नया एनसीएफ आया, उस पर भी जो जरूरी बातें होंगी हम करेंगे, अदरवाइज तो क्वेश्चन उससे अभी तक नहीं पूछे जा रहे हैं। लैंग्वेज यानी भाषा, भाषा की अगर हम बात करें, भाषा में परिवर्तन की बात हुई, कैसे मल्टीलिंगुअलिज्म को, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को हमें महत्व देना है, यानी बहुभाषिता को कैसे महत्व देना है, ये सारी बातें हुई। इंक्लूसिविटी यानी समावेशन, एजुकेशन फॉर ऑल, सभी डिफरेंसेस के बावजूद, हमने इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ा था ना पिछली बार, कि हम सभी अलग हैं, किसी को कोई डिसेबिलिटी हो सकती है, कोई गिफ्टेड हो सकता है, कोई एवरेज हो सकता है, लेकिन हमें अपने अंतरों के बावजूद एक साथ पढ़ना, एक रेगुलर स्कूल में सीखना आना चाहिए। हमें इक्विटी का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है ना, किसका, इक्विटी का ध्यान रखना चाहिए। ये पूरा स्ट्रक्चर अभी दोबारा बताऊंगी, टेंशन ना लो, है ना। तो ये बेसिक बातें जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि सबको एक साथ सिखाओ, इंक्लूसिव एजुकेशन हो, भाषा का सबकी ध्यान रखो, मातृभाषा को इंक्लूड करो, है ना, हो सके तो सेकेंडरी लेवल तक इंक्लूड करो, नहीं तो प्राइमरी लेवल पे तो है ही मस्ट। ठीक है ना बात। इसमें एक क्वेश्चन भी है कि जो ये नया फॉर्मेट है, जो कि 534 वाला फॉर्मेट है, इसमें ये क्वेश्चन है आपके सामने कि भाई नया फॉर्मेट कौन सा है। देखिएगा एक बार, नया फॉर्मेट पे एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन एज रिकमेंडेड बाय द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, यानी स्ट्रक्चर क्या है स्कूल एजुकेशन का जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आपकी रिकमेंड करती है ना। रिवीजन आपकी मैराथन में हो जाएगा 10 तारीख को, पूरा रिवीजन यहां पे भी चलवाएंगे वो, ठीक है ना। देखिएगा, तो अगर हम बात करें, यूट्यूब पे आप 9 बजे जुड़ेंगे, 10 तारीख को पूरा रिवीजन देखिएगा। तो अगर हम बात करें तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। ए ऑप्शन कह रहे हैं आप लोग, 534 आपको बताया है, जिसमें 3 का स्क्वायर है 5, क्योंकि जब ऑप्शन आता है तब पता लगता है कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है ना। अब ये 5 का मतलब ये नहीं है 2+3 लिख दो, इसको ऐसे नहीं चलेगा। जो फिक्स है वो गवर्नमेंट ने निकाला है, जो स्ट्रक्चर वो फिक्स है, 5+3+3। अभी देखो ये 2+2 4 बना दिया, जबकि ऐसा नहीं है। इसके 4 स्टेजेस हैं, 5+3+3+4, और 4 स्टेजेस में 15 साल की एजुकेशन है। पहला ही जवाब यहां सही है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऐसा भी हो सकता था कि ये 5+3+3+4 यहां सी ऑप्शन पे लिखा होता, तो आपको यहां ढूंढना होता कि थर्ड ऑप्शन कौन सा है। तो ये यहां पे आंसर मार्क करते समय थोड़ा सा ध्यान ज्यादा रखेंगे। देवांशी प्रीवियस ईयर लगाओ उस केस में फिर, ठीक है ना। हाँ, यूट्यूब पे बिल्कुल क्लास होगी, आज ईवीएस करेंगे, मेगा प्रैक्टिस है। अब अगर हम बात करें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के स्ट्रक्चर की, तो हमें ये पता है कि कुछ चीजें जो है वो ट्रांसफॉर्म हुई हैं। क्या हुई है, ट्रांसफॉर्म हुई हैं कुछ चीजें, वो कौन सी है भाई। पहले का हमें पता था कि 10+2+3 रहता था, जो स्ट्रक्चर था वो 10+2+3 था। ये 10 साल की एजुकेशन 6 साल से 16 साल तक, 6 साल का बच्चा पहली कक्षा में जाएगा और 10वीं कक्षा में निकलेगा कब, 16 साल की उम्र तक। तो ये था पहला स्ट्रक्चर। फिर 11वीं 12वीं 16 से 18 वर्ष में कर लेगा, 2 साल में। ठीक, ये प्रीवियस स्ट्रक्चर था। अभी नया स्ट्रक्चर क्या है, अभी नया स्ट्रक्चर है 5 साल। अब इसको आप ऐसे याद रखेंगे, जो न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर है, स्कूल्स में जो एजुकेशन दी जाएगी वो नए स्ट्रक्चर के हिसाब से दी जाएगी, है ना। हम लिख सकते हैं चाहे तो ओल्ड स्ट्रक्चर, और यहां हम लिखेंगे न्यू स्ट्रक्चर। ठीक है जी, क्लियर है बात। तो अगर हम ओल्ड स्ट्रक्चर की बात करें, हमें पता है क्या था, 10+2+3। अगर सिर्फ स्कूल एजुकेशन की बात करें तो हमें पता है कि ये तो हमें हटाई देना चाहिए, क्योंकि ये 3 साल ग्रेजुएशन के लिए थे। ठीक, ये 10+2 था, जिसमें 10 क्या था, ये सेकेंडरी था, कक्षा 1 से लेकर के और 10वीं तक, है ना। उम्र क्या रहती थी, उम्र रहती थी इसमें 6 से 16 वर्ष, क्योंकि 6 वर्ष का बच्चा आपका पहली कक्षा में हम एडमिशन कराते हैं। ठीक, 2 साल क्या है, 11वीं 12वीं के, जिसको हम सीनियर सेकेंडरी कह देते थे, है ना, कि भाई 12वीं में इंटरमीडिएट है, और इसमें 16 से 18 वर्ष का बच्चा लगभग रहता था। ठीक है जी, क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं है। जो न्यू स्ट्रक्चर है, न्यू स्कीम है, वो कहती है 5+3+3+4, 5+3+3+4। तो 5+3+3+4
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 + 3 + 3 + 4। तो 4 स्टेजेस इसमें हैं। अब ये 4 स्टेजेस जो है, अगेन यहाँ पे भी 10 + 2 12 साल था। अब स्कूल एजुकेशन इन्होंने 15 साल की कर दी, मतलब शुरुआत के सालों को इंक्लूड किया है। ठीक है ना। अगर हम बात करें यहां तो 5 साल में क्या है, फाउंडेशनल पीरियड है, जिसको हम बुनियादी चरण कहते हैं। क्या है ये? फाउंडेशनल पीरियड है। फाउंडेशनल पीरियड है, बुनियादी चरण है, जिसमें शुरुआत के 3 साल आंगनवाड़ी, प्ले वे, फिर बाकी के जो 2 साल हैं इसको भी क्योंकि हम ब्रेक कर लेते हैं 3 + 2 में, और शुरुआत के 3 साल आंगनवाड़ी, प्ले वे ये सब हो गया, और बाकी के 2 साल कक्षा 1 कक्षा 2 में जाएगा बच्चा। ठीक है ना। 6 साल से शुरू हो रही है अगर हम इसको देखें पहली कक्षा, लेकिन उससे पहले यहां हम कह रहे हैं कि प्री प्राइमरी वाला या जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन ECCE वाला बच्चा था उसको भी यहां पे इंक्लूड करो। ठीक। तो ये फाउंडेशनल यानी बुनियादी चरण कितने साल का है, तो आपको पता होना चाहिए 5 साल का है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर आते हैं 3 साल पे बाकी के, तो इसको FPMS से याद रखना है। याद रखिएगा FPMS। ठीक है ना। F आपको पता है फाउंडेशनल, FPMS। अब अगर हम देखें यहां पे, फिर है प्रेपरेटरी स्टेज। प्रेपरेटरी पीरियड या स्टेज। ठीक है। यहां पे कक्षा 3 से लेकर के और 6ठी तक जो है आपका बच्चा यहां रहेगा। ठीक है। फिर अगर हम बात करें यहां कक्षा 3 से लेकर के 5 तक के बीच में, ठीक, क्योंकि कक्षा 1 और 2 वहां आ गए, अब 3 4 5 यहां आ जाएंगे 3 साल में। अब 5 के बाद 6ठी क्लास से मिडिल स्कूल हम कह रहे हैं, 6ठी से 8वीं तक मिडिल स्टेज, 6ठी से 8वीं तक। यहां मैं लिख भी देती हूं कि कक्षा 3 से लेके 5वीं तक, 5th, 3rd to 5th, यहां प्ले वे से 2nd क्लास तक, ये शुरुआत के 5 साल हैं। फिर आता है आपकी सेकेंडरी स्टेज। मिडिल स्टेज आपकी 6th to 8th है, ये 3 साल हैं आपके, 6ठी 7वीं 8वीं, और उसके बाद 9th to 12th हो जाएगी सेकेंडरी स्टेज। ठीक है बात, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट भी है उसमें, ऑफ कोर्स उसकी वैकेंसी आती है। जो ECC वाले टीचर्स हैं उसमें गवर्नमेंट स्कूल की भी वैकेंसी आती है। तो ये नया स्ट्रक्चर है जो हमें ध्यान रखना है। अगर हम बात करें न्यू स्ट्रक्चर की, तो ये आपको PDF भी मिल जाएगा 1-2 दिन में ही, जैसे सिलेबस खत्म हो रहा है आपका। ये शुरुआत के 3 साल हैं, ये टोटल 5 साल हैं जिनको अंदर से तोड़ करके रखा है 3 और 2 करके। 3 साल आंगनवाड़ी, प्री स्कूल, बाल वाटिका कक्षा, मतलब एज जो है 3 साल का बच्चा, हाँ बच्चे की जो उम्र है बुनियादी चरण में वो 3 से 9 वर्ष है अगर देखी जाए तो, है ना। 3 से लगभग 8 वर्ष तक, 9 वर्ष तक वो वहीं रहेगा। ठीक, उसका रीजन मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, 1 मिनट रुकना। देखो बुनियादी चरण जिसकी हम बात कर रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। हम देखते हैं फाउंडेशन में ही बच्चे को पढ़ना लिखना नहीं आता, है ना। जो फाउंडेशन स्टेज है, फाउंडेशनल पीरियड कह लीजिए आप इसको, या स्टेज कह लीजिए, जिसको हम बुनियादी चरण कह रहे हैं, जो सबसे पहला चरण है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। ठीक, बुनियादी चरण की जब हम बात कर रहे हैं तो बुनियादी चरण है आपका, आपको पता है 5 + 3 + 3 है तो 5 साल का है। इस 5 साल को 2 भागों में विभाजित किया गया है, शुरुआत के 3 साल और फिर लास्ट के 2 इयर्स। ठीक, अब ये जो शुरुआत के 3 साल हैं, इस टाइम पे बच्चा बाल वाटिका, प्ले वे, प्ले स्कूल, आंगनवाड़ी, यानी बच्चे को आप बस खेल खेल में सिखा रहे हो, खाना पीना हो जाए उसका। और किस उम्र में आएगा ये बच्चा? 3 से 6 वर्ष के एज में। 3 साल के बच्चे को आप ECCE में प्ले वे में लेकर के जाते हो, और वो बहुत महत्वपूर्ण पीरियड है जब उसका डेवलपमेंट होगा। ठीक है ना। बाल वाटिका अभी आएंगे, बाल वाटिका पे, ठीक है ना, बाल वाटिका पे अभी हम आएंगे। अगर हम बात करते हैं यहां 2 साल की, तो क्लास 1 एंड 2, अब ये फाउंडेशनल पीरियड में हम क्या चाह रहे हैं? मल्टी लेवल प्ले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो, ABL जिसको हम कहते हैं, कि भैया एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग लेकर के आओ। क्या लाएं? ABL लाएं,
ABL यानी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। बच्चा एक्टिविटी करे, हर एक एक्टिविटी से वो कुछ सीखे, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और मल्टी लेवल प्ले एक्टिविटी। एज ग्रुप क्या हो गया? अब ये जो बाकी के 2 साल थे, ये कक्षा 1 फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास के लिए थे, ठीक है ना। अब यहां पे बच्चे की उम्र क्या होगी? वही 6 से 8 होगी, 6 से 8 के बीच में होगा, है ना। कि जो आपका 3 साल में वो प्ले वे में गया, फिर 4 साल में भी वही है फाउंडेशनल पीरियड में, ठीक है ना। फिर 5 साल की उम्र में भी वही है, फिर 6 साल की उम्र में जब वो पहली बार इधर आया तो पहली क्लास में बैठा, फिर जाकर के वो सेकेंड क्लास। तो 8 साल तक बेसिकली खत्म कर लेना है, कई बार उससे पहले हो सकता है 1 आध साल। तो ये एक बेसिक सी बात है जो हमें ध्यान में रखनी है कि बच्चा यहाँ पे जो बुनियादी चरण है उसका जो टाइम पीरियड है वो है 5 इयर्स, ठीक। और जो बच्चे की एज है, एज ऑफ द चाइल्ड है, जो एज है बच्चे की वो है आपकी 3 से लेकर के 8 इयर्स तक का बच्चा यहां इस स्टेज में रहेगा, ठीक है जी। इतनी बात क्लियर है? हाँ हाँ, फ्री पढ़ाई मैंने सीखी, FPMS को आप कह सकते हो। ये याद रखने का तरीका है तृप्ति, और भी जैसे आप चाहें वैसे बना सकते हैं, है ना। तो FPMS से क्या है, इजी रह जाता है। बाकी किसी को ऐसे कहानी की तरह याद रखना है तो वो रख सकते हो, बट मुझे लगता है कई बार ना पढ़ाई पूरी मतलब वो पूरा लाइन भी याद रखनी पड़ती है, तो जिसको जैसे याद रख जाए। ये तृप्ति को हम इसका श्रेय देना चाहेंगे। FPMS को वो कह रहे हैं F फॉर फ्री, P फॉर पढ़ाई, M फॉर मैंने, S फॉर सीखी। तो फ्री पढ़ाई मैंने सीखी, तृप्ति ऐसा कह रही है, ठीक है ना। भूमिका लगाएंगे क्लास आपकी। अब एक बार मैराथन देख लेना, मानवी सब कवर हो जाएगा अगर 2-4 क्लास बीच में छूट गई हैं तो, है ना। स्टार्टिंग के 3 साल है, जब बच्चा 3 साल का, 3 साल की उम्र में, 1 साल से 3 साल तक या 0 से 3 तक तो वो घर पे रहेगा अपने 0 से, ठीक है ना। ठीक है, देखिएगा इतनी बात क्लियर है, आते हैं समझते हैं। तो हमने देखा 3 साल आंगनवाड़ी, प्री स्कूल, बाल वाटिका, जो आप कहना चाहें, 3 से 6 वर्ष तक फाउंडेशनल स्टेज, मल्टी लेवल प्ले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। 2 साल की जब हम बात कर रहे हैं यहां, तो 2 इयर्स क्लास 1 एंड 2, कक्ष एज 6 से लेके 8 वर्ष तक, ठीक। ये फाउंडेशनल में ही आ गई दोनों चीजें, 5 साल टोटल। अब आती है सेकेंड स्टेज, अब आती है सेकेंड स्टेज जिसको प्रेपरेटरी कह रहे हैं हम, है ना। प्रेपरेटरी स्टेज कह रहे हैं जहां प्ले होगा, डिस्कवरी होगा, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग अब यहां भी चलेगी, इंटरेक्टिव क्लासरूम लर्निंग होगी, खेल खेल में सीखेंगे बच्चे। और कौन सी क्लास आ गई यहाँ? क्लास आ गई 3 से 5 वर्ष की, क्योंकि बच्चे की उम्र क्या है? 8 से 11। बच्चे की उम्र क्या है? 8 से 11। अच्छा, ये जो फाउंडेशनल पीरियड है ना, यहाँ पे एक और चीज का ध्यान रखना है, 1 नंबर में क्वेश्चन बनता है। इस फाउंडेशनल पीरियड में एक और एक्सपेक्टेशन है गवर्नमेंट की। उन्होंने कहा निपुण भारत के तहत और फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के तहत FLN मिशन को लेकर के आए, है ना। FLN मिशन या निपुण भारत मिशन जो है उसके अंदर FLN को लेकर के आए और कहा निपुण भारत बेसिकली हमें प्रोफिशिएंट बनाने के लिए एक बनाया गया। तो FLN की फुल फॉर्म क्या है? फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ठीक है जी। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, F फॉर फाउंडेशनल, L फॉर लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, यानी बुनियादी साक्षरता एवं जो भी आप न्यूमरेसी को कहना चाहें। हाँ ठीक है, बिल्कुल दीक्षा। प्याजे करा चुकी हूँ यार, सोते रह गए थे। प्याजे कई दिनों में खत्म कराया था, प्याजे बहुत डिटेल में कराया था। एक बार देखो, अपने पास रिकॉर्डेड वीडियो होगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है भूमिका। हाँ, जरूरत होगी तो कराएंगे यार। हाँ, मैराथन 10 तारीख को यूट्यूब पे होगा मैराथन, सभी के लिए ओपन। 10 अगस्त रात को 9 बजे फिक्स है एकदम। एक ही में 30 नंबर आपका, जितना भी आपने पढ़ा है सब रिवाइज हो जाएगा एक तो, और काम की चीजें।
मैराथन आपका 9 बजे 9 PM। उससे पहले आपका सिलेबस यहाँ खत्म हो जाएगा होपफुली, चाहे कल मुझे डबल क्लास लगानी पड़े, है ना। चलिए खैर देखिएगा, तो अगर फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की अगर हम बात कर रहे हैं, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की बात कर रहे हैं, यानी बुनियादी साक्षरता एवं नंबर्स को, जो भी आप सांख्यिका या सांख्यिकी ऐसा कुछ होगा, इसका मतलब क्या है कि बच्चे 5वीं क्लास में आ जाते हैं, 6ठी क्लास में आ जाते हैं, बट बच्चों को पढ़ना नहीं आता, बच्चों को बेसिक कैलकुलेशन नहीं आती, गणना करना नहीं आता। इस चीज के लिए एक मिशन चलाया गया, ये FLN जिसको हम कह रहे हैं, कि 3 वर्ष से 9 वर्ष का बच्चा जो है उसको पढ़ना लिखना, बेसिक रीडिंग यानी पढ़ना राइटिंग लिखना और अर्थमेटिक या कैलकुलेशन, गणना करना, ये आने चाहिए। राइटिंग मतलब लिखना, कि बच्चा मान लो आ गया आपका 5वीं क्लास में, पढ़ना भी नहीं आता लिखना भी नहीं आता, 3 से 9 वर्ष का ही टाइम है ये, यानी बाय क्लास 3rd, कक्षा 3 पास करते करते 3rd स्टैंडर्ड तक उसको पढ़ना लिखना और बेसिक कैलकुलेशन आनी चाहिए। इसको हम 3R भी कह देते हैं, रीडिंग राइटिंग एंड अर्थमेटिक्स, है ना, इनको हम 3R भी कह देते हैं। ठीक है जी, तो ये जरूरी है कि बच्चे को पढ़ना लिखना और अर्थमेटिक्स जो है वो आता हो। ठीक है वनीता, हाय राहुल, बताइए। कृतिका, फ्रॉइड की थ्योरी PDF नहीं, PDF मिल जाएगी, जो बाकी पेंडिंग PDF रह गई हैं अगर कुछ, वो मिल जाएंगी सारी एक साथ। सांख्यिकी ज्ञान या संख्या ज्ञान कह सकते हो। तो हमें ये पता है कि बच्चे को कक्षा 3 तक पढ़ना लिखना और बेसिक कैलकुलेशन आनी चाहिए, कि भाई उसको दुकान पे कुछ लेना जाना है तो उसको पता है 3 रुपए का सामान आया, 7 रुपए वापस मिलेंगे, है ना। 3 से 8 कह सकते हो आप इसको, 3 से 8 कह सकते हो, कि वही जो फाउंडेशनल पीरियड है, बाय द एज ऑफ 9 ईयर्स तो आते आते उसको ये आना ही चाहिए। ठीक है जी, क्लियर है। वो भी कराऊंगी RT और NCF, डोंट वरी। ठीक है, वैसे RT NCF पूछा जा नहीं रहा है, मैं देखूंगी प्रीवियस बैच से आपके 2 सेशन एक बार निकलवा करके वो डलवा दिए जाएंगे, जो और कुछ नए टॉपिक होंगे वो मैं वहां पे करा दूंगी, निपुण अभी कराएंगे हम। ठीक है, तो ये हुई प्रेपरेटरी स्टेज, जिसमें 3 से 5 वर्ष की उम्र का बच्चा जो है आपका कक्षा 3 से 5 तक होगा, 8 से 11 वर्ष की उम्र का बच्चा। फिर आती है मिडिल स्टेज, 3 साल 11 से 14 वर्ष, कक्षा 6 से 8। ये क्या है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग इन दी साइंसेज, मैथमेटिक्स, आर्ट, सोशल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज, सब कुछ पढ़ा दो बच्चे को, अनुभव के आधार पे पढ़ाओ लेकिन। ठीक है, यहां से कोडिंग वगैरह भी वो सीख सकता है, इंटर्नशिप भी करना शुरू कर सकता है मिडिल स्टेज से ही, यानी 6ठी क्लास से ही। ठीक है ना। सेकेंडरी स्टेज फिर आती है मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी, ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग। इन्होंने जो साइंस, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज का वो था, उसको मर्ज करके इन्होंने कहा एक पूल ऑफ सब्जेक्ट्स दे दो बच्चे को। पूल ऑफ सब्जेक्ट्स मतलब मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, उनमें से जो उसका मन करे चूज करके पढ़ ले। जरूरी नहीं है कि साइंस है तो फिर अगर साइंस का बच्चा चाहता है वो कॉमर्स का या अकाउंट्स पढ़े तो वो अकाउंट्स नहीं पढ़ सकता, लेकिन इन्होंने कहा कि भाई आप पढ़ सकते हो, आपके पास वो चॉइस होगी। तो 11वीं 12वीं में भी वो जो हार्डकोर अपना वो था उसको ठीक किया गया। न्यू पेडागोजिकल एंड करिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन, 5+3+3+4, 3 years इन आंगनवाड़ी प्री स्कूल एंड 12 years इन स्कूल। तो 15 साल में शुरुआत के 3 साल आंगनवाड़ी में, बाकी के 12 साल जो है वो आपके, हाँ फुल फॉर्म पूछ ली जाती है भाई, FLN की फुल फॉर्म पूछी गई थी, निपुण भारत की भी पूछी जा सकती है। ठीक है ना, देखिएगा, क्योंकि ये वाली फुल फॉर्म्स हालांकि सीटेट में कम लेकिन पूछी जा सकती है। अब यहां पे इन्होंने एक और चीज ये लेकर के आए जिसको कहते हैं 360 डिग्री असेसमेंट, 360 डिग्री असेसमेंट। 360 डिग्री का मतलब क्या होता है, पूरा घूम जाओ, है ना। यहां खड़े हो अगर तो चारों ओर घूम जाओगे तब 360 डिग्री बनेगा, 180 बनेगा सिर्फ एक साइड ही घूमोगे तो। ठीक, तो 360 डिग्री असेसमेंट यानी बच्चे का आकलन, उसकी टेस्टिंग या उसके बारे में जब आप जांच रहे हो तो वो क्या होना चाहिए। FLN को वही फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी कहते हैं, यानी बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान। नया बैच भी आने वाला है, डोंट वरी। तो अगर हम बात करें मानवी, तो 360 डिग्री असेसमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, यानी बच्चे का ऑल राउंड आकलन करें हम हर एक पक्ष में, वो कैसे हो सकता है।
एक पक्ष होगा सेल्फ असेसमेंट, बच्चा खुद का आकलन करे, स्व आकलन कहते हैं जिसको, सेल्फ असेसमेंट को स्व आकलन कहते हैं। बच्चा खुद का आकलन करे, खुद की नोटबुक, मान लीजिए एक ऐसे लिखा है, खुद ही चेक करे कितने नंबर दोगे खुद को, आप कहोगे भाई 8 में से 10 नंबर दूंगा मैं तो खुद को। ये सेल्फ असेसमेंट हो गया कि बच्चे ने खुद का ही आकलन खुद किया कि उसकी राइटिंग कितनी है, अच्छी है, वो कितने नंबर देना चाहेगा अपनी ही राइटिंग को। ठीक है ना, कर सकते हैं मार्क। देखिएगा, पीयर असेसमेंट की अगर हम बात करें, यानी सहपाठी आकलन। सहपाठी कौन होते हैं? जो बच्चे के दोस्त हैं, यार हैं, है ना, सहपाठी आकलन। अब जो उसका फ्रेंड्स हैं, पीयर ग्रुप का मतलब है जो उसकी एज के लोग हैं, जो क्लासमेट्स हैं उसके, जो उसके साथ रहते हैं, जो उसके दोस्त यार हैं, वो एक दूसरे की नोटबुक का आकलन करें। ठीक है पंकज, क्या समस्या आ रही है बताओ जरा, क्यों दुखी हो? इसमें आपका नुकसान भी है। जी वनीता, 360 डिग्री असेसमेंट का मतलब है चहुमुखी आकलन, हर एक पक्ष में आकलन। कैसे? बच्चा खुद का भी आकलन करे, बच्चे का दोस्त भी उसका आकलन करे, और बच्चा अपने दोस्त का भी आकलन करे, और टीचर भी बच्चों का आकलन करे, यानी शिक्षक आकलन, शिक्षक के द्वारा आकलन, ये कह सकते हो आप। तो यानी सभी तरफ से हो गया, बच्चे को खुद को आकलन करना है कि वो कितना अच्छा है, उसकी तैयारी कैसी है। ये आप खुद का भी आकलन कर रहे होंगे आज के समय में, सीटेट का एग्जाम देने से पहले आप अपने दोस्त से कहते होंगे भाई मेरे से ये पूछ और बता देख मुझे कितने नंबर देगा। वो कोई टॉपिक पूछेगा, वो आपका आकलन कर लेगा। टीचर से अगर आपने मॉक टेस्ट दिया है, कहीं से आकलन करा लिया, तो वो क्या हुआ? टीचर असेसमेंट हो गया। तो ये 360 डिग्री असेसमेंट है, जिसमें हर तरफ से आप आकलन कर रहे हैं खुद का। ठीक है ना? हाँ, अभी रुक जाइए आशा, इतने उसको घर पे एक्टिविटीज कराइए, 3 साल में डालिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, धन्यवाद दीपा। चलिए, यूट्यूब पे क्लास होगी ऑफ कोर्स आज। पंकज क्यों दुखी होते हो यार, ये टाइम की बात है। मुझे लगता है नेक्स्ट बैच से चीजें ऐसी हो जाएंगी, या हो सकता है इसी बैच में सीटेट खत्म होते होते कि आपकी क्लास भी, मैं भी ये मानती हूँ कि थोड़ा सा जो है पिछले कुछ समय में आपका जो टाइमिंग का रूटीन है वो थोड़ा सा लेट लतीफ हुआ है, और थोड़ी छुट्टियां भी हुई हैं। तो वो मेरे पर्सनल फ्रंट पे इतने सालों से जो है कुछ समस्याओं के कारण ऐसा सामना आपको करना पड़ा है, बट ऐसा नहीं है कि आपका कोर्स कॉम्प्रोमाइज होगा वहां, है ना। चलिए देखते हैं, देखिएगा। तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ असेसमेंट, व्हाट काइंड ऑफ रिपोर्ट कार्ड फॉर स्टूडेंट्स हैज बीन प्रपोज्ड इन एनईपी। एनईपी कैसे रिपोर्ट कार्ड की बात करता है? तो होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड की बात करता है, 360 डिग्री असेसमेंट की बात करता है। ये क्वेश्चन सीटेट से लेके और कई बार कई राज्यों में पूछा जा चुका है कि कैसे आकलन की बात कर रही है एनईपी। तो एनईपी बात करती है भाई कि आपका चहुमुखी आकलन हो, है ना। आकलन कैसा? मिडिल स्टेज में 6 to 8 का बच्चा है, उसको आप कोडिंग भी सिखाइए, उसको इंटर्नशिप भी कराइए, उसको वर्क एक्सपीरियंस भी दिलवाइए और एक्टिविटी के साथ सीखे। सेकेंडरी स्टेज फिर आपकी वो 11th-12th वाली हो जाएगी, 9th to 12th वाली हो जाएगी, वो ज्यादा काम की है नहीं, अनटिल अनलेस आप टीजीटी और पीजीटी एग्जाम के लिए नहीं जा रहे हैं। उसमें फिर वही होगा कि आपके पास कॉमर्स है या साइंस है, वो सबको हार्ड कोर अलग अलग ना करके सारे पूल ऑफ सब्जेक्ट्स बना दो और बच्चे को चूज करने का मौका दो। ठीक है ना। हाँ, नहीं लेना पड़ेगा, डोंट वरी। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में हो तो बता दो, नहीं हो तो भी बता दो। यूट्यूब पे 9 बजे होती है शाम को क्लास। ठीक, क्लियर है। अब हम यहाँ पे ये पूछ रहे हैं हमसे कि किस तरह का रिपोर्ट कार्ड बच्चे का बने एनईपी के अकॉर्डिंग। तो रिपोर्ट कार्ड्स स्पेसिफाइंग रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट इन कंपैरिजन टू अदर्स। दूसरों के कंपैरिजन में कभी भी बच्चे की परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड में नहीं होनी चाहिए कि दूसरे से फर्स्ट आया कि दूसरे से लास्ट आया। वो अपने आप कितना इंप्रूवमेंट, बच्चे को आप बच्चे से ही कंपेयर करो। ठीक है ना, आएंगे अभी बेबी। ठीक है, क्लियर है। रिप्लाई मैम, कौन है ये व्यक्ति, क्या नाम है इनका? अंशु क्या पूछ रहे हो भाई? टेस्ट में 95 आ रहे हैं नंबर, मेरा हो जाएगा ना क्लियर? बिल्कुल होगा, बल्कि अभी सारे मैराथन और जो नोट्स आपको सारे सब्जेक्ट के मैंने शॉर्ट में भी दिए हुए ना, वो भी पढ़ लो एक बार, तो नंबर तो अच्छे आएंगे इससे। रिपोर्ट कार्ड्स ऑफ जनरली जितने उसमें आते हैं मॉक टेस्ट में, उससे ज्यादा ही नंबर आते हैं पेपर में।
रिपोर्ट कार्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन पेपर एंड पेंसिल टेस्ट, सिर्फ पेपर पेंसिल टेस्ट लेकर के देख लो, नहीं। 360 डिग्री मल्टी डिमेंशनल रिपोर्ट कार्ड, ये कहती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। मल्टी डिमेंशनल का मतलब क्या है, यानी बहुआयामी प्रगति पत्र। मतलब बच्चा स्पोर्ट्स में कैसा है, बच्चा मेहंदी लगाने में कैसा है, बच्चा पेंटिंग में कैसा है, बच्चा ड्राइंग में कैसा है, बच्चा गणित में कैसा है, बच्चा अपनी बात को कहने में, कम्युनिकेशन में कैसा है, हर एक पक्ष में कैसा है, वो है 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड। 1 महीने के अंदर आ जाता है रिजल्ट। समेटिव यूनी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड, सिर्फ एक डायरेक्शन को नहीं, मल्टी डायमेंशनल हमेशा बेटर है यूनी से, ठीक है ना। तो 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड यानी 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड या आकलन कैसा हो, 360 डिग्री चहुमुखी, 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल बहुआयामी, यानी हर एक आयाम को आप वहां पे देख रहे हैं कि बच्चा पेपर पेंसिल से लेकर के करिकुलर प्लस को करिकुलर एक्टिविटीज में कैसा है, इस बात पे फोकस यहां है। रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए किसके अकॉर्डिंग, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग, NEP 2020 के अकॉर्डिंग, है ना। 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड आपका होना चाहिए, जिसमें क्या क्या होगा, जिसमें आपका असेसमेंट जो है बच्चा वो सेल्फ असेसमेंट भी है, सेल्फ असेसमेंट भी है, खुद को भी असेस करे, है ना, पीयर असेसमेंट भी है, और क्या है, टीचर असेसमेंट भी है, यानी हर कोई आकलन कर पा रहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अगर सही से पढ़ रहे हैं सहवाग तो अभी मॉक टेस्ट से ही पता लग जाएगा कि कितने आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर लगा लो उससे पता लग जाएगा कितने आ रहे हैं। ठीक, तो एक परख नाम का ये सिस्टम लेकर के आए रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए, बच्चों के आकलन के लिए, कि बच्चे को अगर आकलन करना है तो क्या करें। तो यहां पे एक तो परख लेकर के आए, शिक्षक पर्व मनाया जाएगा जिसमें एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट रिफॉर्म्स होंगे, बदलाव होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये हो ही चुका है MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत। परख क्या है, अब परख एक बॉडी बनाई गई जो असेसमेंट का काम करेगी, है ना। परख क्या है, यहां पे आप लिखा हुआ देख भी रहे हैं, परख एक असेसमेंट की बॉडी बना दी इन्होंने। परख हिंदी में परख कहेंगे, वैसे PARAKH बना दिया इन्होंने, ठीक है ना। P फॉर परफॉर्मेंस, A फॉर असेसमेंट, परफॉर्मेंस असेसमेंट, असेसमेंट, ठीक है जी। ये यहां पे लिखा भी हुआ है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, है ना। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस फॉर नॉलेज एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है जी। ये परख की फुल फॉर्म है, अभी पता लगेगा स्मृति। परख आकलन से रिलेटेड है कि बच्चे के आकलन से रिलेटेड, आकलन कैसा होना चाहिए, असेसमेंट कैसा होना चाहिए, वो जो 360 डिग्री असेसमेंट है वो किस आधार पे होना चाहिए। तो P फॉर परफॉर्मेंस के आधार पे परफॉर्मेंस का आकलन हो, परफॉर्मेंस। A फॉर असेसमेंट, R फॉर रिव्यू, उसका हम रिव्यू करें बच्चे ने कैसा परफॉर्म किया है। फिर एनालिसिस करें, पहले से बेटर किया नहीं किया है, आगे बेटर खुद से बेटर किया है कि नहीं किया है, दूसरों से नहीं खुद से बेटर, ठीक है ना। ऑफ एनालिसिस ऑफ नॉलेज, ज्ञान कितना है उसका एनालिसिस विश्लेषण करना फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, बच्चे के चहुमुखी विकास के लिए, मतलब उसके दिल का, दिमाग का, उसके शरीर का चहुमुखी विकास हो, ये परख काम करता है इस चीज के लिए, है ना। हिंदी थोड़ा भी नहीं है इसमें, हिंदी में भी ऐसे ही रहेगा ना। ये परख की फुल फॉर्म तो इंग्लिश में याद करोगे ना भाई, परख बनाया ही ऐसे है इन्होंने कि परख याद कैसे करोगे, परफॉर्मेंस जिसको प्रदर्शन कह दोगे, असेसमेंट आकलन कहोगे, बट परख की फुल फॉर्म नहीं रह जाएगी फिर वो, ठीक है ना। तो अगर इसको हिंदी में लिखना ही है तो मैं लिख देती हूँ अगर आपकी इतनी ही इच्छा है तो, अदरवाइज ये हिंदी में बनी नहीं है। ये परफॉर्मेंस यानी प्रदर्शन, बहुत टाइम हो गया भाई, स्पेलिंग का थोड़ा सा देख लेना, बहुत समय हो चुका है, हिंदी लिखने की आदत अब रही नहीं है। प्रदर्शन, आकलन, बच्चे ने कैसा परफॉर्म किया इस चीज का आकलन। रिव्यू यानी कि आप एक तरह से रिविजिट करते हो, परख को परख ही कहेंगे भाई हिंदी में,
परख को हिंदी में परख ही कहेंगे, इसलिए तो इंग्लिश में याद करना है ये हिंदी में याद करना बनता ही नहीं है इसका। परख आपका एग्जाम में असेसमेंट से, आकलन से संबंधित एक बॉडी है जिसके थ्रू हम आकलन कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं या नहीं? समझ पा रहे हैं तो बता दीजिए, ठीक है ना। हाँ, हिंदी में कुछ अजीब सा लिखा था बीएड एग्जाम में, वो अजीब ही लगेगा क्योंकि ये बनाया तो इंग्लिश में गया है, वो जबरदस्ती ट्रांसलेट करके बना देते हैं कुछ चीजों को, जो कि उसका फायदा नहीं है फिर, क्योंकि जो चीज ओरिजिनल होती है वो ओरिजिनल ही होगी। समीक्षा, विश्लेषण, विश्लेषण, और हिंदी में कई नाम हो सकते हैं, विश्लेषण, या ज्ञान का विश्लेषण ये कायदे में होना चाहिए। सर्वांगीण विकास के लिए तो वो कोई बनता नहीं है, परख का फिर फुल फॉर्म प्रॉपर बन नहीं पाएगा। अगर ऐसे देखोगे ना हिंदी में, अगर इसको ट्रांसलेट करोगे तो बस ट्रांसलेट हुआ, इसका कोई मीनिंग बचता नहीं है, कुछ का कुछ मीनिंग हो गया ये, है ना। प्रदर्शन, आकलन, समीक्षा, विश्लेषण, ज्ञान, सर्वांगीण विकास। अब बताओ ये क्या है? हिंदी में एज इट इज भी लिख के आ सकता है, टेंशन ना लो कि हिंदी में कैसे आएगा। एक तो हिंदी और इंग्लिश की साइड दोनों दिख रही होती है पेपर में, डोंट वरी, इधर झांक के देख लो। ऑफलाइन पेपर का फायदा है, ऑनलाइन में तो पलट के देखनी पड़ेगी। तो नहीं तो परफॉर्मेंस को परफॉर्मेंस भी लिख देंगे, वो आज की डेट में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। असेसमेंट को असेसमेंट भी लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। सिलेबस आपका कल परसों में खत्म हो जाएगा। चलिएगा, खैर अगर हम बात करें आपकी, तो एक बेसिक सी बात है। अब इक्विपिंग स्टूडेंट्स विद 21st सेंचुरी स्किल्स, कह रहे हैं 21वीं सदी के कौशल जरूर लाइए बच्चों में। 21st सेंचुरी स्किल्स, 21st सेंचुरी स्किल्स डेवलप करो बच्चों में। 21st सेंचुरी स्किल्स शुड बी डेवलप्ड इन। 21वीं शताब्दी के कौशल क्या हो सकते हैं? डिजिटल लिटरेसी, भाई आपको कंप्यूटर, लैपटॉप ये सब चलाना आना चाहिए, है ना। जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए, डिजिटल लिटरेसी का ज्ञान हो। कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी बात को अच्छे से कह सकने की क्षमता बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन स्किल्स, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये सब में आप पारंगत हो। और क्या हो सकता है? क्रिटिकल थिंकिंग पे बहुत जोर है गवर्नमेंट का। क्रिटिकल थिंकिंग यानी समालोचनात्मक चिंतन, यानी आपको कोई कुछ कहे तो आप मान ना लें, बस उसको हर पक्ष में देखें, उस पर रिफ्लेक्ट करें, अपना एनालिसिस करें, सिंथेसिस करें, अपना दिमाग चलाएं, उस पर थिंकिंग करें, रीजनिंग लगाएं उसमें, और हर एक पक्ष को जानते हुए अपना एक पक्ष पेश करें। क्रिएटिविटी पे जोर है ऑफ कोर्स, कि कुछ नया करेंगे, रचनात्मकता लेकर के आएंगे। तो ये अब इनको हिंदी में सीखने से का कोई फायदा नहीं है, संप्रेषण कौशल हिंदी में कहेंगे। हाँ, कोई कह रहा है जितने टॉपिक बाकी हैं उनका VOD अपलोड करा दीजिए। देखो ज्यादा टॉपिक बाकी नहीं है, मैं सिर्फ 2 का VOD अपलोड करा दूंगी, एक CCE का और दूसरा NCF RTE, ये 3 टॉपिक हैं। इसके अलावा आपका टॉपिक ही नहीं बचता कोई। जो डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट है उसका मैं लाइव ले लूंगी, तो ये आपका सिलेबस कल ही खत्म हो जाएगा अगर ऐसे देखोगे तो, ठीक है ना। और नोट्स आपको मिल जाएंगे, और मैराथन 10 को हो जाएगा तो उसमें सब कुछ वैसे रिवाइज हो जाएगा, ठीक। चलिए खैर, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में एक शिक्षक पर्व यानी होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड लाया गया। वही बात जो हमने अभी पढ़ी थी, होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड, यानी रिपोर्ट कार्ड कैसा होना चाहिए? 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल। होलिस्टिक का मतलब होता है चहुमुखी, जो आपके हर एक पक्ष को देखे, पढ़ना लिखना भी, खेलना कूदना भी, आपके अंदर के टैलेंट भी। मल्टी डायरेक्शनल, 360 डिग्री मल्टी डायरेक्शनल, इसी को होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड कहा जा रहा है, कि जो रिजल्ट बच्चे का बने उसमें सिर्फ उसके नंबर ना हो, उसमें वो किस स्किल में कैसा है वैसा भी हो, वो भी पता चले उसको देख करके। तो स्टूडेंट्स विल बी इवेल्युएटेड ऑन कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन। तो ये होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड का, यानी सर्वांगीण जो प्रोग्रेस कार्ड है, प्रगति कार्ड है आपका, उसमें क्या होना चाहिए? बच्चों का आकलन हो, मूल्यांकन हो सभी पक्षों में। वो सभी पक्ष क्या होते हैं? 3 ही पक्ष होते हैं, इसमें आपको अलग से ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल क्या है, आपको पता है 3 पक्ष होते हैं। तो यहां पे हम कह रहे हैं होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, देख पा रहे हो ना इतना तो? हाँ, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। अब ये होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड क्या है? यानी होलिस्टिक का मतलब है सर्वांगीण प्रगति कार्ड। सर्वांगीण यानी जो रिपोर्ट कार्ड बन रहा हो, एक तो वो 360 डिग्री आकलन हो, प्रगति कार्ड, ठीक है जी। तो अगर हम बात करें PDF,
लेटेस्ट मिल जाएंगे, वो मैं आपको एक साथ देती हूँ। सिलेबस कल कंप्लीट है आपका। क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ साथ में बीच बीच में आपको, हद से हद परसों एक और क्लास हो जाएगी अगर एक्स्ट्रा ली तो, क्योंकि ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी खत्म होने में थोड़ा समय लगेगा कल का भी। होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड में क्या है भाई, इसमें आप बच्चे का आकलन करो लगभग सभी पक्षों में। अब वो सभी पक्ष कौन से हैं, वो 3 ही पक्ष हैं जिसको आप सीएपी कैप के फॉर्म में भी याद रख सकते हो, जिसपे पूरी बीएस ब्लूम की टैक्सोनॉमी आपकी आधारित है। कौन से पक्ष हैं वो, कॉग्निटिव, जिसको हम संज्ञानात्मक पक्ष कह रहे हैं कि बच्चे के दिमाग का भी आकलन लो, पेपर पेंसिल टेस्ट भी लो उससे, है ना। संज्ञानात्मक पक्ष, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो भी काम दिमाग से हो रहे हैं, जितनी भी मेंटल स्किल्स है, तो बच्चे का मेंटल एस्पेक्ट भी चेक करो। ए फॉर सीएपी कैप बनाना है हमको। ए फॉर अफेक्टिव, अफेक्टिव होता है आपका सामवेगिक पक्ष, फील करने से संबंधित, कि बच्चे का इमोशन, उसका मन किस चीज में लगता है, सामवेगिक पक्ष। वो संज्ञानात्मक पक्ष था, ये सामवेगिक पक्ष है, ठीक है ना। सामवेगिक पक्ष, संज्ञानात्मक पक्ष। और थर्ड आता है आपका साइकोमोटर पक्ष, कह देते हैं इसको, साइकोमोटर डोमेन, या फिर कोनेटिव डोमेन भी इसका नाम है दूसरा, कोनेटिव डोमेन, यानी हर एक पक्ष में आप जांच पा रहे हो किसी को। साइकोमोटर का मतलब है गत्यात्मक पक्ष, गत्यात्मक पक्ष। इसका किससे संबंध है, व्यवहार के डूइंग पक्ष, मतलब कुछ भी करना है जिसमें फिजिकल, साइकोमोटर मतलब मन और बॉडी, मोटर एक्टिविटी, तो डूइंग पक्ष कुछ भी करना जो है, जब आप शरीर से एक्टिविटी कर रहे हैं लैब में जाकर के, तो वो साइकोमोटर में आ जाएगा। जब आप फीलिंग की बात कर रहे हैं कि ऐसा एग्जाम्पल टीचर ने दिया, आंसू ही आ गए, या बहुत खुशी हुई, या कनेक्ट कर गया बच्चा, तो यानी फीलिंग एस्पेक्ट अफेक्टिव डोमेन से संबंधित है। कॉग्निटिव की अगर हम बात कर रहे हैं, तो कॉग्निटिव में आपका थिंकिंग पक्ष, यानी किसी चीज के बारे में आप विचार कर रहे हैं, तो आप कॉग्निशन का, अपने ब्रेन का, अपने संज्ञान का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी काम दिमाग से होते हैं, इसी की थियरी तो पियाजे ने दी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, ठीक है ना। जितने भी काम दिमाग से हो रहे हैं वो कॉग्निटिव एस्पेक्ट का हिस्सा हो गए, जो इमोशंस से जुड़ रहे हैं वो अफेक्टिव का है ना। कॉग्निटिव मतलब दिल, हेड, दिमाग, कॉग्निटिव सॉरी दिमाग, हेड, अफेक्टिव मतलब दिल, तो दिमाग, दिल, और साइकोमोटर मतलब हैंड। तो इसको 3H एजुकेशन भी बोलते हैं, जो कि महात्मा गांधी ने भी वर्धा में बात की थी, वर्धा कमीशन के अंदर, कि दिल, दिमाग और व्यक्ति का हाथ, मतलब दिमाग बोले तो कॉग्निटिव यानी हेड पक्ष, अफेक्टिव यानी उसका इमोशंस यानी उसके फीलिंग का पक्ष, या फिर उसको हम कह रहे हैं हार्ट पक्ष, हार्ट का डोमेन, और साइकोमोटर है जिसमें फिजिकल एक्टिविटी, जिसको कोनेटिव डोमेन कह रहे हैं, जो हैंड पक्ष है, जो कि कोई एक्टिविटी करने से संबंधित है। तो ये बस इतना ही याद रखना है कि दिमाग से संबंधित जितनी भी चीजें होंगी, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, वो सब कॉग्निटिव एस्पेक्ट में आते हैं। कोई अलग से बीएस ब्लूम की टैक्सोनॉमी पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, ठीक है ना। बीएस ब्लूम की टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे बाकी बैचेस में, सीटेट के लेवल पे अभी इस बार जरूरत नहीं है। तो अगर हम पिछला पैटर्न उठा के देखें तो हमें नजर नहीं आ रही चीज वो उस तरह से। तो ये होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड बने जिसमें कैप बोले तो कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर तीनों ही पक्षों का आकलन हो, 360 डिग्री असेसमेंट हो, टीचर, पीयर और सेल्फ असेसमेंट शामिल हो। स्टेजेस मैं करा दूंगी, वो मुझे पता है, वो बाकी है, उसकी टेंशन ना लो, वो परसों हो जाएंगी, सिलेबस आपका परसों ही खत्म हो जाएगा। बाकी के जो 3 चैप्टर मैंने आपको बताया वो मैं डलवा दूंगी ऐप में ही, ठीक है ना। अब आपकी थोड़ी सी पॉलिसी बचती है, उससे पहले ये क्वेश्चन कर लो और देखिए जरा क्या है क्वेश्चन। What should be the holistic 360 degree multi-dimensional progress card proposed in the National Education Policy 2020 reflect? यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अगर हम बात कर रहे हैं तो समग्र 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति कार्ड को क्या दर्शाना चाहिए, ये पूछा है। YouTube क्लास अब चल जाएगा भाई, वो कुछ दिक्कत थी इंटरनेट की इतने दिनों से, देखिएगा, बताइए फटाफट। तो कंपैरिजन ऑफ द स्टूडेंट परफॉर्मेंस विद द मार्क्स अक्रॉस द स्टेट, यानी आप बच्चों को दूसरे बच्चों से कंपेयर करें, अंकों से तुलना करें, जी नहीं, इसका मतलब थोड़ी 360 डिग्री कार्ड। प्रोग्रेस ऑफ द लर्नर्स इन द कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन, CAP, दिल, दिमाग और हाथ, बात तो सही है, फिर भी देखेंगे। करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड लेबलिंग, बच्चे पे ठप्पा लगाना नहीं होता, लेबलिंग नहीं होती। प्रॉब्लम एरियाज, जो कल सीसी आप पढ़ेंगे उसमें पता लग जाएगा। प्रॉब्लम एरियाज इन द स्टूडेंट्स कॉम्प्रिहेंशन दैट द पेरेंट्स नीड टू वर्क अपॉन, पेरेंट्स का काम नहीं है इसमें,
ठीक है ना। तो ये है विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक, जिसमें दिमाग से संबंधित, भावात्मक व मनोगत्यात्मक। अगर आप बच्चे को ऐसे एग्जाम्पल देंगे जो उसके दिल से जुड़ जाए, कोई फिजिकल एक्टिविटी करा देंगे जो उसके हाथ से जुड़ गई, साइकोमोटर पक्ष से जुड़ गई, और ऐसा एग्जाम्पल देंगे जो उसको समझ आ जाए, यानी कॉग्निशन से जुड़ जाए, तीनों पक्ष इसमें आ गए, समझ में आना ही आना है, लर्निंग बढ़िया तरीके से हो जाएगी। ये बीएस ब्लूम की टैक्सोनॉमी भी है, इसको ध्यान रखेंगे, है ना। चलिए बाकी की बातें हम कल कर लेंगे अब। और कल जो है कुछ कुछ बातें हैं आपकी, जो 21st सेंचुरी स्किल्स कौन सी हैं, है ना, क्रिटिकल थिंकिंग में क्या आता है, ये सारी बातें हम कल करने वाले हैं। एक बार इस पे भी बात करेंगे, जो आपके 4 स्टेजेस थे, और एनसीईआरटी कैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की और एनसीएफ की बात कर रही है, उस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है जी, चलो कल मिलते हैं। मैं आपकी 2 क्लासेस हैं वो डलवा दूंगी, 2 से 3। उसके अलावा फिर आपका जो डेवलपमेंट के टाइप रह रहे हैं वो भी मैं कराऊंगी। चलिए टेक केयर। हाँ पंकज, बिल्कुल वो मैं करा दूंगी, डोंट वरी। चलिए।